अच्छा देखना, और ऐसा है कि हमने अभी पढ़ा था तो उसमें पहले 2 मिनट में देखते क्या क्या पढ़ा था करके फटाफट। व्हेन आई से बिजनेस कॉम्बिनेशन इट मींस बिजनेस प्लस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या क्या आता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। प्रोसेस विच हैज एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट, इट मीन्स आपका शेल कंपनी या फिर डमी कंपनी नहीं है। अच्छा स्टार्टअप, यस अगर मैंने बिजनेस खरीदा, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं खरीदा तो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस क्या होता है। अभी इसको हम लोग कंट्रोल ला रहे हैं इसके ऊपर, तो कंट्रोल कब आएगा, ग्रेटर देन 50% पे आएगा। एक एक्सेप्शन भी है कि लेस देन 50% पे आ सकता है अगर वो n नंबर ऑफ पीपल में स्प्रेड किया गया है। वो अगर मेरे पास 40 और बचा हुआ सारे छोटे छोटे लोगों के पास है। अच्छा ग्रेटर देन 50% पे आता है तो सबसे पहले कंट्रोल में तो मैंने 3 चीजें बताई थी। एक तो पावर होना चाहिए, 2 डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज, फिर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न्स, और उसके बाद वी आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, बिकॉज फंड मैनेजर भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है बट एज ए एजेंट काम करता है, तो ही इज नॉट ओनर एक्चुअली। अच्छा नाउ व्हेन आई से ये 2 पॉइंट तो इसमें कोई डिस्कस करने जैसा नहीं है। पावर का बात है तो मैंने यही बोला था ग्रेटर देन 50% पे, इसमें ये एक्सेप्शन हो गया था। अब ऐसा है कि ये पावर निकालते टाइम, बोलो आगे क्या है, ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो एक्सरसाइजेबल है कि नहीं वो देखने का। मान लो फाइनेंशियल इंपैक्ट है और एक इकोनॉमिक इंपैक्ट है। इकोनॉमिक इंपैक्ट में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फाइनेंशियल इंपैक्ट में नेगेटिव मतलब होता है डीपली आउट ऑफ मनी या तो अदर केसेस। डीपली आउट ऑफ मनी है या फिर नेगेटिव है मतलब काम का ही नहीं है वो, तो इग्नोर दैट। बट अगर अदर केसेस है या फिर पॉजिटिव है मतलब वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज, तो परसेंटेजेस में आएगा करके। अच्छा फिर अगर ये है तो ये क्या हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं फोर्थ पॉइंट, तो वो स्टेप्स का आ जाता है। तो स्टेप्स पहले अगर हम देखते हैं तो क्या क्या है करके, पहला है आइडेंटिफाई एक्वायरर, देन डेट ऑफ एक्विजिशन, देन परचेस कंसिडरेशन, देन INA, और उसके बाद गुडविल कैलकुलेशन। तो पॉइंट नंबर 5 क्या बनता है आपका, डेट ऑफ एक्वायरर निकालना। जनरली द वन हु पेज पीसी इज एक्वायरर, एक्सेप्शन रिवर्स एक्विजिशन। पॉइंट नंबर 6, डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट ऑन विच वी गेट द कंट्रोल। इफ दैट इज मिसिंग वी विल अज्यूम द डे व्हेन वी मेक द पेमेंट। अच्छा एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस दिन की फेयर वैल्यू वगैरह देखी जाती है। देन व्हेन आई से पीसी, बिकॉज ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया था वहां पे, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फिर 6 के बाद क्या आता है आपका, 7th कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर इसमें क्या बताया था, फुल और पार्शियल, ये बताया था फेयर वैल्यू, ठीक है। पार्शियल पसना और फेयर वैल्यू फुल गुडविल मेथड। अच्छा इसके बाद क्या आया था, तो ये शायद 7th पॉइंट था। उसके बाद कंटिजेंट कंसिडरेशन है, 8 था क्या, कंटिजेंट कंसिडरेशन। तो सामने वाली कंपनी के पास कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो वो हमारे में आएगी एट द रेट फेयर वैल्यू। किस में आएगी, INA पे आएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर, अच्छा अगर सामने वाला कुछ इंडेमनिफिकेशन देता है तो वो असेट भी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा फेयर वैल्यू पे, वो जो वो बोलेगा उसकी वैल्यू। उसके बाद क्या आएगा, रीएक्विजिशन राइट। अगर सामने वाले कंपनी का रीएक्विजिशन राइट है तो वो भी आएगा क्या, INA में, फेयर वैल्यू पे आएगा INA में। उसके बाद 10th वाला पॉइंट, मेजरमेंट पीरियड, मतलब अगर डेट ऑफ एक्विजिशन है तो गुडविल निकालने के लिए सारी चीजों की फेयर वैल्यू चाहिए, लेकिन मान लो INA की फेयर वैल्यू नहीं है, तो INA की फेयर वैल्यू नहीं है तो उस केस में क्या माना जाएगा, प्रोविजन वैल्यू लेने का। और फिर 1 साल के बीच में अगर उससे कनेक्टेड उस दिन के पहले वाला कुछ पता चलता है तो एडजस्ट करने का गुडविल से, और बाद वाला है तो PNL से। अच्छा 1 साल बाद पता चलता है डेट ऑफ एक्विजिशन वाले पहले वाली चीज, तो भी फर्क नहीं पड़ता, 1 साल बाद सारा PNL में। अच्छा अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने ये तीनों पॉइंट INA से कनेक्ट किए थे, कंटिजेंट कंसिडरेशन, रीएक्विजिशन राइट और ये मेजरमेंट वाला। अब जैसे ही मेरा INA खत्म हो गया, INA के बाद क्या आएगा अभी, PC से कनेक्टेड पॉइंट। PC से कनेक्टेड पॉइंट क्या है, तो PC से कनेक्टेड पॉइंट है 11th में कंपोजिट PC, जहां पे ऑनगोइंग केस होता है तो वो PC से कनेक्ट किया था। तो अगर वो है तो वो जो ऑनगोइंग केस वाला वो अलग से, और बचा हुआ पार्ट PCA करके। अब इसमें अगर ये जो ऑनगोइंग केस है उसमें क्या करने का, एंट्री आएगा टू बैंक। अगर कंटिजेंट है तो PNL टू बैंक, और अगर प्रोविजन है तो PNL टू बैंक, और बीच में प्रोविजन अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट, हाँ PNL, तो भी ठीक है। तो ये आपको समझता है 11th पॉइंट। 12th पॉइंट फिर क्या आया था, ESOP में भी क्या, एक रिप्लेस्ड है और एक नॉन रिप्लेस्ड है। रिप्लेसमेंट, नॉन रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट तो उसका एक कैलकुलेशन सेम रहता है। पहले क्या करने का, फेयर वैल्यू निकालने का। कौन सा, तो आपका रिवाइज्ड वाला, नहीं पहले रिवाइज, उसके 2 पार्ट होंगे, जो मेरी लाइबिलिटी है। फिर ओरिजिनल फेयर वैल्यू इनटू
वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड डिवाइडेड बाय हायर, जो भी रहेगा वेस्टिंग विच एवर इज हायर, और बैलेंस आपका क्या रहेगा, तो वो 102 ये पीसी रहेगा और बैलेंस फ्यूचर में अकाउंट हो जाएगा। और अगर इसमें अगर रिप्लेसमेंट है तो 2 एसबीपी रिजर्व और नॉन रिप्लेसमेंट है तो 2 एनसीआर। बस सारा रिवाइज हो गया। अभी क्या करते, क्वेश्चन सॉल्व करते। कितना मिनट लगा, 5-5.5 मिनट लगा। वहां पे लिखा है ना 5.22, तुमको दिखेगा नहीं, वो छोटा सा है। अच्छा दिख रहा है, ठीक है, हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे आते, देखते अभी इतना कंट्रोल अगर है तो क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे देखो, ये टाइम है ये। अच्छा ठीक है, ध्यान दो। देखते अभी जितना भी समझाया गया उसमें से कितना दिमाग में ये होता है करके अच्छे से। चलो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 94। वैसे देख के तुम लोग को लग रहा है बड़ा, बट इतना भी बड़ा नहीं है, बिकॉज हम लोग ने पार्ट बाय पार्ट उसको किया हुआ है। अच्छा, इसके भी पहले क्वेश्चन नंबर 19 आने से पहले आपको कंसोलिडेशन आना चाहिए। तो मैंने रिवीजन के लिए, कोई दूसरा बैच होता तो अगर मैं पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो वहां पे मैंने 2 क्वेश्चन कहीं पे एक बार लिख के रखे थे। अगर आप बोलो तो मैं आपको पहले ओरली ऐसे ही समझा दूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर किधर तो है पेज पे, पेज नंबर 103 पे आ जाना। या थोड़ा सा याद है आपको कंसोलिडेशन का प्रोसेस, या तो अगर ये करना है तो 5 मिनट या 10 मिनट इसके ऊपर। चलो पहले ये समझते क्या है करके। देखो फटाफट, ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन 3rd और 5th आपके उसका है जो एक प्रिंट दिया है आपको शीट का। ठीक है, चलो पढ़ते हैं फटाफट। आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन आपके पास घर पे है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च दी गई है। ए और बी की पीपी है, इन्वेस्टमेंट है 100%, मतलब 100% है, मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी बोलेंगे। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब एनसीआई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ, हर क्वेश्चन का आंसर हाँ नहीं रहेगा वैसे। हाँ, 103, पेज नंबर 103, वो ढूंढ रहा है अभी तक। हाँ, तो सीए है, फिर करंट एसेट्स वगैरह है, और आपका फिर इक्विटी है जिसमें शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, सीएल है करके करंट लायबिलिटी। ए लिमिटेड परचेस इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड ऑन 31 मार्च। ये ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले अगर आपको स्टेप वहां का याद है कंसोलिडेशन का, स्टेप नंबर 1 होता है आईएनई निकालना। आईएनई निकालने में फॉर्मेट क्या होता है मालूम है आपका? पर्टिकुलर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन, चेंजेस, डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये स्क्रैप हो जाएगा बिकॉज दोनों भी डेट सेम है करके, तो चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा देखते हैं, इसमें 2 मेथड होते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी या तो फिर इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको जो कंफर्टेबल लगे, मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी वाला करता हूँ। तो बोलो 15 + 10 या 5 + 4? बिकॉज जिसको खरीद रहे उसका, तो दैट कम्स टू 5 + 4 दैट कम्स टू 12। सॉरी 9, ये 12 कैसे आएगा? वो आई एन है। अच्छा ठीक है, तो आई एन 9 आ जाएगा। आई एन वो 12 एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, वो गलती से वो देख 9 हो गया। अच्छा, अगर अब मैं आपको बोलूं एनसीआई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? 100% है। नाउ यू विल कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आप क्या करोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट या फिर पीसी देखोगे, तो दैट इज हाउ मच? दैट इज 12। एनसीआई नहीं है, -9, तो 3 का गुडविल। क्यों? बिकॉज आपको समझ में आता है 9 रुपए का सेट खरीदने के लिए 12 रुपया दिया, तो 3 रुपया ज्यादा दिया, कंपनी का नाम रहेगा इसलिए दिया रहेगा, तो दैट इज गुडविल। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल बोलूं ना, तो वो 9 के अगेंस्ट 12 कट हो रहा है, मतलब इस कंपनी के 9 के अगेंस्ट 12 कट हो रहा है, और 3 जो एक्स्ट्रा है वो गुडविल में आ रहा है। अच्छा, तो मैं आपको अगर ये बोलता हूं तो समझ में आता है कि शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी ऐड नहीं होगा, वो 5 और 9, खाली असेट, या फिर एंट्री बताओ असेट और लायबिलिटी का वैसा। अच्छा, तो मैं अगर कंसोलिडेशन करता हूं, मेरे को फर्स्ट इतना बताना, देखते आपको पता चलता है कि नहीं। कंसोलिडेशन में पीपी कितने का दिखेगा? 18। अच्छा, उसके बाद गुडविल आएगा, यस, कितने का आएगा? 3 लाख का। उसके बाद करंट एसेट्स, पक्का ना कि कुछ डाउट है इसके अंदर? अच्छा, तो कितना आ जाएगा ये? 31। ठीक है। अच्छा, आगे अगर इक्विटी बराबर 15 + 5, इक्विटी में 15 और 10 ही आएगा ना। फिर चेक करने का कैपिटल रिजर्व है क्या? नहीं है, गुडविल था। अच्छा, एनसीआई है क्या? नहीं, सीधे 6। जस्ट ऐड इट अप, कितना आएगा?
31। तो इसमें कोई डाउट है? तो ये अभी अच्छे से आ जाता है अपने को स्टेप वाइज, मैंने अच्छे से इसलिए लिखा भी नहीं है। चलो अभी एक क्वेश्चन एनसीआई वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च दी गई है आपको, एक ही है और बी की बैलेंस शीट है। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा आपका? तो पहला वर्किंग होता है INA पर्टिकुलर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन सेम रखा है मैंने यहाँ पे, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए। और हम लोग को यही वाला इंपॉर्टेंट है भी, क्यों? बिकॉज हम जो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वहां पे एंट्री वही दिन कर रहे हैं जिस दिन एक्चुअली आपने एक्विजिशन किया है। हाँ, तो चेंजेस तो कंसोलिडेशन में आ जाएगा वो वाला। तो ये 103 वाले वो रखे, ये जो दोनों क्वेश्चन है वो मैंने वहां पे रखे थे खाली थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए तभी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मुझे पता ना, सबसे पहले आपके INA कितने रहेंगे? 15। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। उसके बाद मुझे पता ना आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 30। अच्छा, तो 30 माइनस 15 होगा या कुछ आएगा बीच में? आएगा, NCI आएगा, प्लस NCI माइनस INA। तो INA ये 15 है, और कैसे वो पता है? प्रोपोर्शनेट आएगा आपका। 15 लाख में से आपको बिलोंग कितने करते? 80। तो नहीं बिलोंग करते वो 20%। तो टोटल वैल्यू ये 33 लाख हो गई। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी था, 15 में से 20% माइनस कर दो तो कितना आता है जो भी, फिर उसको हाँ 12, और 12 को 30 से डिफरेंस करते तो भी 18 का ही आता। और ये आपने ज्यादा पैसा दिया तो ये क्या हो गया? गुडविल। अब एडिशन में आपको ठीक है समझ जाएगा क्या ऐड करना है। सारा ऐड करना है तो सिंपल बोलूं, वो 10 और 15 उधर का कट हो, 10 और 5 कट हो जाएगा 20-30 से, और उससे दो चीजें निकलेंगी, एक गुडविल और एक NCI। बस डन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, फिर थोड़ा सा ये हो गया करके, बहुत जल्दी हो गया ना ये। नहीं 4 मिनट लगा, 4 मिनट मतलब 4-5 मिनट 6। अच्छा, ये ऑटोमेटिक बजता है क्या बेल? कभी कभी ऐसा लगता है। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे? 90। तो भी 11th या 12th मिनट पे उसको स्टार्ट करते हैं ये सब। अभी तुम मुझे बताओगे धीरे धीरे क्या क्या कैसे होगा सवाल। चलो क्वेश्चन को पढ़ते और समझते हैं। पहले दो कंपनीज का आपको क्या दी गई है? क्या हुआ? नहीं, फिर भी तुमको इतना वो ये नहीं होगा, वो लगेगा, वो उससे कुछ समझेगा नहीं तुमको, वो वैसा 19 है ना, दिख रहा है ना? क्या ढूंढ रहा है वो? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलो, और क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको कुछ बैलेंस शीट दी गई है प्रोफेशनल लिमिटेड की, और किसकी दी गई है? डायनामिक लिमिटेड की। वो कुछ भी हो बैलेंस शीट, पहले एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में रह के क्या रहेगा? नॉन करंट, करंट एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी, उसमें करंट नॉन करंट रहेगी। चलो देखते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में अभी नीचे क्या क्या लिखा है पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ टोटल कितने एडजस्टमेंट से, टोटल मालूम है A और B, उसको चाहिए तो A और B को कट करके 1 और 2 कर दो। बताता हूं क्यों करके। बिकॉज वो B के अंदर वापस ABCD है, तो वो स्मॉल में है भले ही, बट फिर भी तो 1 और 2 कर दिया। वो किया तो ठीक, नहीं तो वो AB भी ठीक है। अभी पहला पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट आपका जो यहां पे दिया गया है। मैं पहले क्या कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन का समरी लिख देता हूं एक साइड पे, तो आप भी मेरे साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला, प्रोफेशनल लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ डायनामिक लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2012। तो मुझे स्टेप वाइज अगर मैं पूछता हूं सबसे पहले हु इज एक्वायरर, हु इज एक्वायरी वगैरह वैसा, तो यहां पे एक्वायरर कौन है? प्रोफेशनल। अब वहां पे अगर चाहो तो वहां पे सोल्यूशन में खाली प्रोफेशनल को अंडरलाइन करके एक्वायरर लिख सकते हो, बिकॉज जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा पहले एक्वायरर वाला ही कॉलम हो बैलेंस शीट में। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लोग घुमा के भी दे देते हैं। एंड 70% डायनामिक का खरीदा हुआ है ऑन 1 अप्रैल बाय इशूइंग इट्स ओन शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड। बराबर। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड इज 400, नहीं वो 40 है, वो गलती से वो 0 लगा दिया था।
40 करना उसको, फिर मैंने वो मॉड्यूल में ये किया, उसमें एक्चुअली थोड़ा सा एरर था, मैं बताता हूँ वो एरर भी क्या है करके। रुको फिर भी मैं एक बार मॉड्यूल में चेक कर लेता हूँ। 40 पर शेयर ही है। अच्छा अभी आपको क्या बताना है मालूम है क्या? हम रुपीज इन लैक्स रखेंगे। क्यों रुपीज इन लैक्स रखेंगे? बिकॉज क्वेश्चन का वो जो आंसर है ना, कहीं पे लिखा ही नहीं रुपीज इन लैक्स, तो ठीक है वो जैसे भी वो रुपीज इन लैक्स है एक्चुअली में, ऑल नंबर्स आर इन लैक्स, वो बी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है उन्होंने, द फेयर वैल्यूज ऑफ रिजल्टेड इन द ऑल नंबर्स इन लैक करके। अच्छा अब मुझे आपको क्या बताना मालूम है क्या? शेयर्स जो दिए है ना, पीसी जब लिखते हो तो पीसी में आता है CSCD, कैश शेयर्स। शेयर्स कितने रुपए के आएंगे? कितने रुपए का पीसी दिया जा रहा है थ्रू शेयर्स? रुपीज। देखते बराबर आप दे पाते हो आंसर या नहीं दे पाते हो। अभी आपको करना, आई नीड फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है सामने वाले को थ्रू शेयर्स? ऐसे ही करेंगे, अभी आपसे कराते जाएंगे तो वो बेटर रहेगा। रुपीज इन लैक्स है सारा। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि वो 40 लैक्स में है, वो द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड रुपीज 40, वो मतलब एक शेयर की वैल्यू है 40 रुपया पर शेयर है, तो वो आगे लिख दो। वो मेरे को देखता हूं तुम क्या कर रहे। टोटल अच्छा तूने एक मिस्टेक वो की जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो 70%। हाँ तो कितना 280 नहीं 80। अरे बाप रे तुम्हारा ऐसा क्यों हाल हो रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स देखना कैसे कि 4 लाख तूने 70% के लिए 200 शेयर चलो मैं करता हूँ। ऐसा मुझे लगा कि शायद 70% करना ही नहीं ना, क्यों जाएंगे तो करेंगे ना। मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ। क्यों नहीं करेंगे देख। अच्छा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना। अरे मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ तुम्हें लगेगा प्रोफेशनल लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ डायनामिक लिमिटेड। तो देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ P, यहाँ पे बना देता हूँ मैं D। हमने डायनामिक को खरीदा, डायनामिक को खरीदते टाइम डायनामिक के कितने खरीदे? 70%। डायनामिक के पास शेयर्स थे कितने? 4 लाख। हाउ कम 400 लैक्स का कैपिटल डिवाइड बाय 100 रुपीज की फेस वैल्यू, सो 4 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 या फिर 4 लैक्स, बात एक ही है। चलो मैं लैक्स सब ऐसे कर देता हूँ 4 लैक्स करके। ये क्या है? टोटल शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड। मैं जब दूंगा तो जितना मैंने एक्वायर करूंगा उसके लिए मैंने कितना एक्वायर किया है? एक्वायर्ड 70%, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा आपका? दीज आर एक्वायर्ड शेयर्स। और मैं कितना दूंगा तो आगे पढ़ता हूं। मैंने जो 70% खरीदा है ना फॉर 1st April on 1st April for by issuing own share in the ratio of 1 share of professional limited for every 2 of dynamic। मतलब डायनामिक के अगर मैं 2 खरीदता हूं तो मैं 1 दूंगा। अब इसमें ऐसा डाउट है कि पूरे 4 लाख इंटू 2 4 लाख से होगा या फिर वो 280 के हिसाब से होगा? 280 या इसमें डाउट लगता है? मैं 10% खरीद के भी मैं 4 लाख के अगेंस्ट क्यों पेमेंट करूंगा? मैंने जितना खरीदा है मैं उसके मैंने तुम्हें रुपीस पूछा था, पीसी में क्या आएगा शायद? हाँ तो बराबर है। प्रीमियम के लिए माइनस 10 रुपया उसका वो होगा, बाकी सब प्रीमियम में चला जाएगा। नहीं रुको, क्वेश्चन में एक एरर है। एरर नहीं मतलब एक अजम्पशन है। मुझे बताओ रेशियो क्या है?
अरे यार 1 ये ऐसा हो गया, ये 2:1 मैंने ये ऐसा कर दिया, समझ में आता है 2:1। दो एक्वायर करेंगे तो प्रोफेशनल का एक मिलेगा, तो हमने एक्वायर किए है 2,80,000, तो मिलेगा कितना 1,40,000 शेयर्स। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू इशू। इशू किसका होगा, ये तो पी का होगा, डी का जो हमने एक्वायर किया है उसके अगेंस्ट बराबर। और ये इशू होगा तो एट द रेट ऑफ रुपीज क्या होगा 10, सॉरी 10 नहीं 40 है क्या, हाँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक इंटू 10 करूंगा और एक इंटू क्या करूंगा 30 करूंगा, 14 लैक्स टोटल 56 लैक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं नहीं नहीं, एक चीज जो तुमने नहीं सोचा मैं बताता हूँ वो क्या नहीं सोचा। नहीं 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 नहीं, ये लिखो तो सही, शायद मैं पूरा क्वेश्चन करा दूं तो भी डाउट ना है तुम लोगों को। पहले ये समझा, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। वैसे मैं ये सोच रहा था तुम आंसर 56 लाख रुपीस दोगे, ऐसा मैं पूछ रहा था, लेकिन तुम कुछ अलग ही बोल रहे थे वैसा। अच्छा ठीक है। अब मतलब मैं दिमाग में बोल रहा था कि फाइनल आंसर बताओ जो पीसी में आएगा वैसा, तो मैं बोल रहा था नहीं आ रहा है, तो मुझे पहले लगा कि वो 70% करना भूल गया या वैसा कुछ। तूने क्या किया था? अच्छा, जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, बट अभी ठीक है, जरा बैलेंस शीट देखना और इक्विटी शेयर कैपिटल पे जाना। पहले अभी जो लिखा है उसमें डाउट है तुम लोगों को? नहीं, क्या डाउट है बोलो। अच्छा तो हाँ, तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि जो ये कंपनी है ना 100 जो है वो उसका फेस वैल्यू, हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कहीं पे, सोल्यूशन में ऐसा कैसे अज्यूम कर सकते हैं, वैसा है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या किया है। वैसे तुम ये नहीं ध्यान देते तो भी तुमको समझ इतना ये नहीं होता, मतलब क्लिक नहीं होता। बट अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 100 फेस वैल्यू है, तो एक्चुअली फेस वैल्यू जो प्रोफेशनल वाले का है उसका 10 है और डायनामिक वाले का 100 है। तो उसका 10 अज्यूम कर रहे तो फिर 4 लाख शेयर नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। उसका कितना 10? अरे डायनामिक का 100 अज्यूम कर रहे हैं ना फेस, प्रोफेशनल का 10। हाँ तब ठीक है, तब ठीक। क्योंकि तुम प्रोफेशनल का 100 अज्यूम करेंगे तो भी गलत हो जाएगा अगर दोनों का, क्यों? तो वो डिस्काउंट और वो मतलब क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम है ना, कुछ तो उनसे ये हुआ, फिर उन्होंने सोल्यूशन में वैसा कर दिया कि फेस वैल्यू 10 माना, फिर हम भी बोले कि ऐसा ही करेंगे, फिर वैसे क्वेश्चन चला रहा है तब से। तो फिर ठीक है, जैसे आ रहा है वैसे हम करते हैं अभी, नहीं तो कभी तो चेंज हो जाएगा पक्का है, लेकिन आने वाले 1-2 टाइम में। हाँ फिर वो उससे अच्छा फिर वो उधर घुमा, फिर पहले फिर वैसे सॉल्व किया, फिर बोला मॉड्यूल में जो किया वही करते हम, वो अजम्पशन नहीं करते अननेसेसरी। तो तुम बोलोगे कि मैंने कुछ अलग जीरो बढ़ा के करा दिया, घर पे जाके देखोगे तो जो मॉड्यूल ने करा है वैसा ही अजम्पशन करते हैं। पहले वो भी देखना पड़ता है मॉड्यूल सही है। समझा क्या? एक्चुअली फिर वो 400 करने के बाद क्या हुआ, मैंने पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व किया तो आगे पूरा आंसर डिफरेंट आ रहा था, बिकॉज अब जाने दो वो सब मैं डिस्कस नहीं करता क्यों अलग आ रहा था, रहने दो। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम फिर नहीं आ रहा था और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा था बैलेंस शीट में। छोड़ो वो सब डिस्कस नहीं करते, ये आ गया, नहीं तो इसमें टाइम होगा कि क्या गलत था क्या सही था। सेकंड और सेकंड अगर ये हम एडजस्ट, पहले हम लोग समरी बनाते जा रहे हैं। अच्छा एक चीज और जो हम हमेशा मार्किंग करते जाएंगे, ये वाला चीज जो आंसर निकाला है 56 लाख, आपको बस बोलो अब क्या डाउट है? सिक्योरिटी प्रीमियम तो 400 में भी आता ही ना, 300 का। देख
देखते, चलो आगे बढ़ते। पहले खत्म कर देते एक बार, फिर सोच के क्या करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो अब 300 के सब छोड़ो, जाने दो, यहाँ पे करो। अब क्या होगा बताओ आगे। पीपी फेयर वैल्यू, पीपी का ऐड करेंगे, एक सेकेंड। अच्छा एक चीज और जो मैं बोल रहा था, हमेशा में जो भी आंसर निकालेंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। INA क्या है और इन्वेस्ट PC क्या है, बिकॉज दोनों का डिफरेंस आने वाला है गुडविल। तो जब भी कोई भी एडजस्टमेंट को प्रोसेस करने का सोचने का, ये INA है या फिर PC है, तो ये क्या है, PC है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये PC है करके, यहाँ पे ये चलो एडजस्टमेंट 2 पे आते हैं। ऑल रुपीज आर इन लैक्स करके, ठीक है। अभी इसमें 2 के अंदर ABCD करके लिखते जाते हैं। सबसे पहला चलो A, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ। जगह क्यों छोड़ रहा हूँ, वो लिखने के लिए, ये INA कि PC है करके। अच्छा पहला A, PPE फेयर वैल्यू ऑन, अच्छा हम लोग INA का फेयर वैल्यू लेते हैं या बुक वैल्यू लेते हैं, गुडविल फेयर वैल्यू। तो मुझे देखना, ये PP का फेयर वैल्यू लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2012 वॉज 350 लाख। तो ये सारा एनालिसिस मुझे बताओ, फेयर वैल्यू किसका दिया रहेगा, प्रोफेशनल का या डायनामिक का? डायनामिक है, बिकॉज उसके लिए वो हम लोग खरीद रहे। तो मुझे बताना 500 है बराबर, तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 150। तो 150 मैं यहाँ पे खाली इतना लिख देता हूं कि रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन इन क्या हो जाएगा आपका, PPE 150 से, PP कम हो रहा है 150 से। और ये कहां पे आएगा आपका, ये नहीं, मैंने ऐसा क्यों लिखा मालूम है? यहाँ पे मैंने ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज जब हम INA निकालेंगे उसकी बुक वैल्यू शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। हाँ, या तो अगर आपको ऐसा करना है तो सीधा वो वहां पे फाइंड को कट करके आप 350 भी लिख सकते हो, अगर असेट माइनस लायबिलिटी करना है। चलो समझ में आएगा। दूसरा एडजस्टमेंट, चलो B पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा गया है, प्रोफेशनल लिमिटेड एग्रीड टू पे एडिशनल, अच्छा पे मतलब क्या रहेगा वैसे, PC, जो पैसा दे रहे हो तो वो PC रहेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो PC है करके। अब PC देखते हैं क्या है करके। PC में एग्रीड टू पे एडिशनल पेमेंट दैट इज हायर ऑफ 35 लाख एंड 20, अच्छा हायर मतलब दो चीजों का हायर आने वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हायर मतलब ऐसा होने वाला है, एक सेकेंड यहाँ पे आप भी लिखो तो यहाँ पे बेटर है। क्या हुआ, हायर ऑफ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। देखते हैं हायर ऑफ क्या बोला है, पहला 35 लाख, और आगे लिखा है और वो एक्चुअली 35 लाख एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस ऑफ डायनामिक लिमिटेड इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन ओवर इट्स प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ। इसका मतलब समझता है, हम 20 या तो 35 लाख देंगे या तो 25% देंगे, किसका, जो भी प्रॉफिट पिछले साल था उससे ज्यादा जो भी आने वाले साल में होगा। देखते हैं, द एडिशनल अमाउंट विल बी ड्यू आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स टू, और ये पैसा कब दिया जाएगा, 2 साल के बाद दिया जाएगा। वो आगे देखते हैं। हाँ, डायनामिक लिमिटेड हैज अर्नड 10 लाख रुपीज प्रॉफिट इन प्रीसीडिंग ईयर एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न अनदर 20 लाख। पिछले साल 10 कमाया और अभी कितना कमाने का सोच रहा है, 20। तो अभी ज्यादा कितना कमाएगा, 10। तो I can say that 20 lakh is something which we are going to earn in excess 10 lakh जो प्रीवियस ईयर में था उसका 25% कितना आएगा, समझा। अब हायर में क्या पे होगा, 35 लाख पे होगा या 2,50,000? 35 लाख।
और 35 लाख ये जो भी पेमेंट होगा दोनों में से वो होगा 2 साल बाद। तो आज तो हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो उसका डिस्काउंटिंग, और इसको बोलेंगे हम एक्चुअल में डिफर्ड कंसिडरेशन, बिकॉज ए वाला आया है। अगर मान लो बी वाला आता 40 लाख आता, तो 40 में से 35 होता डिफर्ड और 5 होता कंटिंजेंट। नहीं, 35 पक्का देने वाले हम लोग कम से कम। और अगर मान लो ये वाला आंसर आता 40 लाख, तो आप 40 देते विच एवर इज हायर में, जिसमें से 35 तो कम से कम फिक्स था। सर ये कंटिंजेंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये 20 लाख पे तो हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं कि इतना कमाएंगे। अभी ये दोनों में से अभी क्या डिसाइड हुआ है हम कितना देंगे विच एवर इज हायर में? अभी 35 लाख हुआ, पर वो जो डिसीजन में 20 लाख का फिगर दिया वो भी तो हमारा सिर्फ एस्टिमेशन बेसिस तो है। ये फिगर अभी के लिए 35 है, तो ये क्या है तेरा डिफर्ड है। अगर आगे जाके कुछ चेंजेस होते, मान लो 1 साल बाद एस्टिमेशन चेंज हो जाता है दूसरे से कंपेयर करके, तब जो 35 के ऊपर जाएगा वो कंटिंजेंट बन जाएगा, बिकॉज कम से कम इतना फिक्स। वैसे उससे कोई लेना देना नहीं है, डिफर्ड हो या कंटिंजेंट, तो दोनों पीसी का पार्ट है। पार्ट है, बट डिफर्ड में प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं और कंटिंजेंट में फेयर वैल्यू लेते हैं। हाँ, और दोनों का जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है वो कहां पे जाता है? पीएनएल में। तू बोल रहा है बाइफरकेशन कैसे होगा ऐसा? या तो मैंने गलती कर दी वो बोल के ये पीसी का पार्ट है, खत्म। क्योंकि जो चीज काम की नहीं उसके ऊपर अननेसेसरीली ये नहीं करते हैं, वैसा है। अब देख, अगर क्वेश्चन बनेगा दे विल अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कि किसका क्या बाइफरकेशन है, फिर क्या है करके। अब ये यहां पे ऐसे करते, इसको हटा देते जो काम का नहीं है। सीधा मैं बोलता हूँ विच एवर इज हायर में क्या सिलेक्ट किया आपने, तो विच एवर इज हायर में 35 लाख सिलेक्ट हुआ, तो 35 लाख आफ्टर 2 ईयर्स है, तो इनटू 2 ईयर्स। और डिस्काउंटिंग रेट कभी नहीं दिया होता है तो 10%। जब पहली बार मॉड्यूल ने छपाया था तभी डिस्काउंट रेट नहीं दिया था, शायद अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऐड कर दिया उन्होंने। और कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो भी वो 10% होता है। नहीं, नए वाले क्वेश्चन में लास्ट में लिख दिया है डिस्काउंट रेट इज 10% करके, पहले नहीं दिया हुआ था जब पहली बार, जब 2 बार प्रिंट हुआ था। अभी नया वाला मॉड्यूल में दे दिया है। कितना? 28.93। अगर लैक्स में देखे तो कितना हो जाएगा आपका? 28 रुपीज लैक्स में ही रखते हैं, 2 डेसिमल में। उन्होंने पूरा लैक्स में किया कैलकुलेशन, तो वी कैन डू दैट। अगर क्वेश्चन में ही लैक्स में डेटा रहेगा या करोड़ में, तो हम वैसे ही कर सकते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? हाँ, बट किसका पार्ट हो गया ये? पीसी का। अब सी वाला पार्ट पढ़ते हैं। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। In addition to the above, a professional limited has earned 10 lakh. Sorry, in addition to the above, professional limited has agreed to pay one of the founder shareholder a payment of 20 lakhs, provided he stays with the company for 2 years after the acquisition. तो एम्प्लॉय इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई उसको दिया जा रहा है पैसा, नॉट ए शेयर होल्डर। तो वो फ्यूचर में काम करेगा, उसके लिए उसको फ्यूचर में पैसा देंगे। तो इवन दो इट इज अ कंटीजेंट कंसिडरेशन, बट ये बिजनेस पैरामीटर पे नहीं है, एज ए एम्प्लॉय उसको ये दिया जा रहा है वो पैसा। तो वो हमारे पीसी में नहीं आएगा, फ्यूचर में जब पैसा दिया रहेगा तब वहां पे रिकॉर्डिंग किया जाएगा उसका। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? इग्नोर, कहीं पे भी नहीं आएगा ये, बस वादा किया है कि हम आपको देंगे पैसा। जैसे ग्रांड डेट पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते कोई एक्सपेंस, खाली वादा किया है, फिर जैसे जैसे काम करते जाएगा वैसे वैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो मैंने सी वाला पॉइंट इग्नोर किया है। डी, अच्छा मैं सोच रहा हूं डी वाले पे आप थोड़ा मेहनत करो और मेरे को बताओ प्री कॉम्बिनेशन कितना रहेगा। मेरे को खाली पीसी में जो रहेगा, बिकॉज आपको पता है वो शेयर बेस्ड पेमेंट में 2 पार्ट होता है, एक फ्यूचर वाला और एक प्री कॉम्बिनेशन जो पीसी में आएगा।
एक सेकेंड, अपने को आइडिया नहीं है। हाँ चलो बराबर आया है। मैं फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। डायनामिक लिमिटेड सर्टेन इक्विटी सेटल्ड प्लान वगैरह थे विच गॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू अवार्ड्स एज पर द। अब सबसे पहले तो रिप्लेसमेंट अवार्ड का फेयर वैल्यू लिखना होता है। इज इक्वल टू 8, जिसके दो पार्ट होंगे आपके, प्री कॉम्बिनेशन एंड पोस्ट कॉम्बिनेशन। प्री कॉम्बिनेशन एंड देन आई कैन से पोस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, और प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं, तो अगर ये देखना है तो देखना। और यहाँ पे ऐसा है कि प्री में मैं यहाँ पे बोलूँगा आपका ओरिजिनल वाले का 5 था इनटू पीरियड एक्सपायर्ड 2 एंड विच एवर इज़ हायर में कितना आता है 4 और 5 विच एवर इज़ हायर, तो आपका आ जाएगा 5 दिस इंटू 5। कितना आता है आंसर ये 2। सॉरी मैंने पढ़ा नहीं फिर ध्यान से, मैंने पढ़ा ही नहीं बीच में, फिर रुको कुछ। 4 and 3 है, 4 या तो 3, तो विच एवर इज हायर में 4 आ गया, ये 2.5 lakhs आ गया। तो रिमेनिंग कितना हो जाता है यहाँ पे 6.5 अकाउंटेड एज पर 102। तो आपने जो इंडिविजुअली किया था सारा भी वो एक साथ इधर आ रहा है वैसा है। तो ये किसका पार्ट बनेगा आपका पीसी। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अच्छा एफ ई पॉइंट देखो जरा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी देखो जरा। तो मुझे बताओ, डायनामिक लिमिटेड हैज अ लॉ सूट पेंडिंग विद द कस्टमर हु हैज मेड अ क्लेम ऑफ 50, जिसको हम खरीद रहे हैं। मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि उसका फेयर वैल्यू 5 लाख है, तो ये आईएनए में आएगा या नहीं आएगा? आएगा और लेस होगा, लाइबिलिटी है तो। लाइबिलिटी उसकी फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख विच विल कम इन आईएनए। चलो एक एक करके होते जा रहा है सब। अब सॉरी ये ई था, अब एफ। जैसे टैक्स रेट आता है ना, इसका एक इम्प्लीकेशन होता है, अपना जो आईएनए होता है ना उसमें जो भी असेट बढ़ता है या कम होता है उसका अपोजिट ये भी क्रिएट होता है, असेट या डिफर्ड टैक्स या तो डिफर्ड लाइबिलिटी। अच्छा मुझे पता ना, असेट की वैल्यू बढ़ने से मान लो यहाँ पे ये है, असेट की वैल्यू कम हुई है तो अभी क्या होगा? असेट डीटी क्रिएट होगा, ऐसा कुछ तो समझ में आता है। ठीक है तो चलो ठीक है, टेंशन नहीं। मैं यहाँ पे खाली लिख देता हूँ डिफर्ड टैक्स या तो टैक्स रेट, खाली वर्ड लिख देता हूँ टैक्स रेट इज इक्वल टू कितना है आपका 30%। और मैं इसके लिए लिख देता हूँ खाली हेडिंग कि ये कहाँ पे आएगा, तो ये भी आईएनए में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखने का, क्या आईएनए में आएगा क्या पीसी में आएगा, बिकॉज वो जो भी है उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। चलो तो सारा मार्किंग हो गया, क्या आईएनए में है क्या पीसी में है करके। अब क्या करने का, तो सबसे पहले पीसी निकालने का टोटल करके, फिर क्या निकालने का, आईएनए निकालने का, और फिर दोनों का वो एनसीआई वगैरह करके सॉल्व। अच्छा एक चीज और चेक करने का, क्या एनसीआई का कहीं पे भी फेयर वैल्यू दिया था क्या?
नहीं, इट वॉज नॉट गिवन, सो विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज? पर्सना, ठीक है फाइन। चलो, तो अगर हम अभी सॉल्यूशन अगर मेन स्टार्ट करिए समरी के बाद, तो सबसे पहला अगर मैं वर्किंग बनाऊं, पहला तो वर्किंग पहले क्या निकालते? पीसी निकालते, या तो चलो स्टेप वाइज। तो स्टेप 1 क्या रहेगा आपका? एक्वायरर। तो चलो स्टेप 1, कौन है? प्रोफेशनल लिमिटेड। ओके, स्टेप 2, डेट ऑफ एक्विजिशन। फर्स्ट अप्रैल 2012। स्टेप 3, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में अगर हम देखेंगे तो इसमें अभी आपको क्या करना, क्या मालूम है क्या? ऊपर जाने का है, एक एक करके जो CSCD में से जो है अभी। चलो मैं अगर ऊपर जाता हूँ समझो, तो सबसे पहला क्या है? IPC कहाँ पे दिख रहा है? पहला शेयर्स है, तो चलो लिख देते हैं। तो इसमें पहला है आपका शेयर्स, तो उसमें आएगा एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल कितना रहेगा? अच्छा मेरे को शेयर्स याद नहीं है, कितना? 140, 1,40,000 इंटू 10, 1,40,000 इंटू 30, so I think that comes to 14 and 42। तो 56 लैक्स हो गया। अच्छा, उसके अलावा और कहीं पे वर्ड पीसी था क्या? देखो, मतलब जो जो हो गया अभी मैं उसको कट भी करते जा रहा हूँ। देखो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, पहला पॉइंट डन। चलो आगे, और क्या है पीसी में? तो आपका कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन कितना है? 28.93, तो वो लिख देते हैं। लिखो। हाँ 28.93 लैक्स। उसके बाद थर्ड क्या है? SBP रिजर्व 2.5 लैक्स। और कुछ है? नहीं। टेक द टोटल 87.43। परचेज कंसिडरेशन अच्छा, परचेज कंसिडरेशन और ये परसेंटेजेस में बोलो तो कितना परसेंट? 75 नहीं, सॉरी 70%। मतलब इससे इंडिकेट होता है कि 30% NCI भी आने वाला है। अच्छा, अपना स्टेप वाइज देखें तो स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 क्या है? आई ने निकालने का। स्टेप 4 INA, दैट इज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। इसमें कभी भी वो चेंजेस वाला आएगा ही नहीं, बिकॉज बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन उस दिन का ये हो। तो सीधा अगर मैं लिख देता हूं तो देखो ऐसा पर्टिकुलर्स, और हमेशा ऐसे ही रहेगा डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब हम उस दिन कर रहे हैं। अब आपके पास दो मेथड है आईने निकालने के, या तो आप
क्या बना बिना के हो गया है क्या बैलेंस शीट? हाँ नहीं वो कुछ हाँ, आया नहीं का तो क्या दिख रहा है वो? नहीं, आप अपने लैक्स में लिखा ना, फुल लिखा है, अच्छा उसने भी फुल में लिखा था उसको। हाँ, कुछ नहीं आता अच्छा तुम लोग ने एब्सोल्यूट लिखा है क्या जो वैल्यूज है? चलेगा पहले से ही लैक्स में लिख देते, नहीं तो मेरे को बोलते मैं लिख देता हूँ ऐसा है। आगे दो मेथड है, असेट माइनस लाइबिलिटी करो या तो इक्विटी, तो कौन सा तुम जो बोलो वो इक्विटी वाला इजी पड़ेगा। तो ठीक है, तो इक्विटी वाले के लिए फिर देखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा इसमें एक चीज और है, हाँ वो कौन सा है आपका OCI करके, वो भी लिखना है, वो भूलना मत वो रिज्यूम में। हाँ तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इक्विटी, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद OCI which is 400, then 180, then 45, take the total। सिक्स। इसको मैं क्या बोलूंगा मालूम है क्या? इसको बोलूंगा मैं बुक वैल्यू ऑफ INA। बट अपने को बुक वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? फेयर वैल्यू चाहिए। तो फेयर वैल्यू चाहिए, तो देखो क्या होगा इसके अंदर, ये आने के बाद इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी हुआ है, तो इसमें मेरे को अभी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जो समरी बनाया हुआ है, और जहां जहां पे INA वर्ड है ना उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो जो हो गया है उसको देख लेता हूँ। PC वाला पार्ट खत्म कर दिया है, या तो अभी INA देखना है सिंपल। INA कितना, एक PP कम हो रहा है 150 से, और एक INA में क्या आ रहा है, कंटिजेंट लाइबिलिटी आ रहा है, और उसके अगेंस्ट हमारा टैक्स रेट दिया, मतलब तीन चीजें हैं। तो चलो अगर मैं इसमें लिखते जाऊं, तो पहले असेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? तो माइनस रिडक्शन इन PPE कितना आ जाएगा आपका 150, पर आपको समझता है इसकी वजह से प्लस डिफर्ड टैक्स असेट अपोजिट आएगा, ऐसा समझ। असेट एक कम हुआ तो एक डिफर्ड वाला, मतलब अगर असेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी क्रिएट होगा, असेट कम होगा तो असेट कम, तो वहां पे एक असेट डिफर्ड का क्रिएट होगा। आप समझ, मैंने वैसे समझा हुआ ये कैसे क्रिएट होता है, इसमें डाउट नहीं है ना? तो DTA कितना आ जाएगा, तो इट विल बी 150 का कितना परसेंट है, 30%, दैट इज 45। उसके बाद आगे कंटिंजेंट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, मतलब असेट्स को बढ़ेगा कि कम करेगा? कम करेगा। और कंटिजेंट लाइबिलिटी है कितने का, 5, और ये 5 माइनस होगा, तो 5 माइनस होगा तो लाइबिलिटी भी कम हो रहा है, तो असेट आएगा या क्या होगा अभी? या तो सिंपल है, ऊपर किसका साइन है, माइनस का ना, तो इधर क्या आएगा, ऐड। कंफ्यूजन है इसमें? पक्का ना? ये देखने का जो भी एडजस्टमेंट होता है ना, उसका अपोजिट इफेक्ट टैक्स का आ जाता है। हाँ DTA कितना आएगा, और कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो अब आएगा आपका फेयर वैल्यू ऑफ INA करके। कितना आता है बस बता देना फेयर वैल्यू। 516.5 रुपीज इन लैक्स से ये सब सारे, मैंने कहीं पे लिखा नहीं, बट रुपीज इन लैक्स, मतलब वो L कर दिया वो लैक्स का लास्ट में।
अच्छा, स्टेप नंबर 5 क्या है? गुडविल कैलकुलेशन। तो स्टेप नंबर 5, अब ये पांचों स्टेप एक साथ आ गए इधर, अभी जो भी है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। चलो, क्या नहीं कुछ बोला, थोड़ी मतलब क्या बोलेंगे अभी इसके बाद? केस स्टडीज है वो तो नहीं नहीं, जीएफआरएस वगैरह करो तो उधर रहेगा, इधर तो अभी कुछ नहीं है वैसा। नहीं, अभी इसमें क्या लिखेंगे बताओ? पहले क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट, या तो आप बोल दो पीसी जो आपने पे किया है। ये कौन से स्टेप में है आपका? हाँ, स्टेप 3 में ना। कितना आया था? 87.43 लैक्स। ये था आपका 70% इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा था, प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, preference number 1 fair value of NCI which is not there in the question, so at the rate PASNA which is proportionate share of net asset, तो net asset उसके लिए चाहिए रहेगा, तो माइनस IN है, तो IN अपने को पता है 516.5 lakhs, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा? 516.5 lakhs इंटू कितना परसेंट? 30, that is 154.95। ओके, तो बहुत कम पैसा दिया है वैसे असेट के अगेंस्ट। अगर आप देखोगे तो कितना आता है? पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अब इसके बाद क्या करना है आपको? हाँ, अब प्रेफरेबल है, मतलब मेरे को डिफिकल्ट लगता है, मैं जनरली क्या करता हूँ मालूम है? इसके बाद स्टेप नंबर ये जो 4 और या तो स्टेप नंबर 3 और 4 है ना, और 5, उसके पेंसिल से इफेक्ट दे देता हूँ पहले। मतलब देखो कैसा, अब मेरे सामने देखो कैसा है मालूम है आपको? कहाँ पे जाके क्या क्या इफेक्ट देना है अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में जाके आपको 14 लाख प्लस वहां पे करना है। कहाँ पे? तो भी वो यहाँ पे मेरे को मिलेगा या नहीं मिले, आपको कहाँ पे लिखना है? 500 के आगे प्लस 14 पेंसिल से, फिर एक साथ लिख देते चाहिए तो पेंसिल से ना। हाँ, 14 सिक्योरिटी प्रीमियम है 42 का, तो 730 के आगे प्लस एसपी करके, एसपी कितना है आपका? 42। डिफर्ड कंसीडरेशन है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, वो प्रोविजन जैसा, तो आप लिख दोगे 28.93 लैक्स। या तो मैं, चलो मैं यहाँ पे मैं आपके साथ भी लिखता हूँ तो आपको शायद बेटर रहेगा। एक सेकेंड, अब देखते ये कहाँ पे गया, ये पता नहीं। हाँ चलो मैं भी लिखते जाता हूँ, जिससे आपको वो लगे तो बेटर लगेगा। एक से क्वेश्चन कौन सा है ये? 19।
ये आ गया 20। हाँ ये तो ऊपर बस। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करते जाता हूँ अभी। और पहला एडजस्टमेंट आपका रहेगा 14 लाख का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके लिए ये साइज थोड़ा बड़ा चाहिए रहेगा इसका। ओके, तो आपको यहाँ पे आके लिख देना है +14 लैक्स। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना है 42 लैक्स, तो वो लिख देते हैं। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 42 लैक्स करके। उसके बाद वापस आते हैं, लिख रहे हो ना तो मेरे साथ ही। अच्छा, उसके बाद डिफर्ड कंसिडरेशन 28.93, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये बैलेंस शीट में आगे यहाँ पे आके लिख देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आने वाली है डिफर्ड कंसिडरेशन, कितनी आने वाली है, तो 28.93 लैक्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद तो ये भी हो गया। अब ये एसबीपी रिजर्व 2.5, तो एसबीपी रिजर्व कहाँ पे आएगा आपका इक्विटी में, अदर इक्विटी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एसबीपी रिजर्व 2.5 लैक्स। अच्छा, इसके बाद वापस अगर हम आए क्वेश्चन पे, तो उसके बाद आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो आईएनएम है। ये देखो आईएनएम में कहाँ से शुरुआत होगी बताओ रिकॉर्ड करने की, इधर से, बिकॉज वो तो बुक वैल्यू से जो वो कैंसिल होने वाला है। तो अभी ये अब 150 असेट कम हुआ है, और ये कौन सी कंपनी का है मालूम है, जितना भी है सारा ये डायनामिक का है, तो वहाँ पे जाके उधर से ख़त्म करना है, 150 माइनस करना है। मैं क्या बोलता हूँ, हाँ चलो पहले 150 माइनस करते हैं, माइनस करते भी डायनामिक में आ जाओ, -150 लैक्स। उसके बाद वापस इधर आ गए। तो चलो ये होने के बाद 45 लाख का डीटीए दो क्रिएट कर लेते हैं एक साथ। 45.1.6 तो कितना आ जाएगा 1.5 46.5। बट डीटीए क्रिएट करने से पहले देखने का कि ऑलरेडी डीटी या फिर डीटीएल है क्या। डीटी है तो डीटीए में ऐड करने का, और डीटीएल है तो उसके साथ एडजस्ट करने का, नेट बताएंगे डीटीए। और ये नॉर्मली नेट ऑफ कब किया जाता है, जब सेम ऑथोरिटी से होता है, और वो टैक्स का ये तो सेम ऑथोरिटी से है करके। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 45 तो 46.5 या तो डीटीए दिखेगा, या तो डीटीए में ऐड होगा, या तो डीटीएल में से माइनस होगा। तो जहां तक कि डीटीएल है यहां पे, बराबर। अच्छा, अब आते कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एक बुक की जाएगी आपकी कितने की 5, तो हाँ तो लिख देते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी करके। अगर आप देखोगे तो एक लॉ सूट के लिए आपकी लाइबिलिटी बुक की जाएगी 5 की। अच्छा, और ये कब पेमेंट करना ये पक्का पता है क्या? नहीं, कभी भी देना पड़ सकता है। तो ये लाइबिलिटी कभी भी देना पड़ सकता है, हम हार जीत सकते, तो वो करंट में आएगी अगर आप लिखोगे तो। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कितना रुपया है 5 कितना था, सॉरी 5 था, 5 लैक्स था, ठीक है। उसके बाद वापस अगर मैं क्वेश्चन रेफर करता हूं, तो अब इस क्वेश्चन में ना ये हो गया, अगर आप देखोगे तो ये और ये इंडिविजुअली ऊपर देख लिए हम लोगों ने, सॉरी इन्वेस्टमेंट और ये देखा है, दो चीजें बाकी है। एक देखो हमने क्या क्या देखा है, हमने ये और ये एडजस्टमेंट कर लिया ऊपर से ही उसका इंडिविजुअली। अब एनसीआई आता है, तो एनसीआई कहां पे आएगा आपका, नहीं एनसीआई आपका आएगा रिजर्व्स में, बिकॉज एनसीआई को देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे। हमने खाली असेट्स ऐड किए तो हम बता रहे कि ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है करके उसमें से, बट ऐसा नहीं कि वो एनसीआई आके हमसे पैसे मांगेंगे करके। सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे, तो हम कहां पे बताएंगे हमेशा इसको, रिजर्व में मतलब एक अदर इक्विटी में बताएंगे के बाद नीचे अदर इक्विटी में एक नीचे से एक रहेगा आपका एनसीआई, वो लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कितना है आपका 154.95।
एक बार घर पे जाके खुद से भी सॉल्व करना ये क्वेश्चन। हाँ ऐसे इजी है बट खुद से करोगे तो प्रैक्टिस होएगा ना। अच्छा और क्या बाकी है? कैपिटल रिजर्व। अच्छा इक्विटी, अदर इक्विटी में कैपिटल रिजर्व ऐड होगा या लेस होगा? हाँ वो माइनस देख के मत बोलो, वो माइनस क्यों आया? बिकॉज वो ज्यादा वो पेमेंट का वैसा था। प्लस होता तो गुडविल होता वो, तो कैपिटल रिजर्व ऐड ही होगा वो। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड कैपिटल रिजर्व। कितना कितना था ये भूल गया मैं, कितना था? अब क्या बनेगा आपका एक लास्ट बैलेंस शीट। नहीं नहीं बना ही देता, अभी बैठे तो घर पे कुछ नहीं होएगा। तो आपकी बनेगी आपकी बैलेंस शीट। तो चलो बैलेंस शीट अगर बना देंगे, एज ऑन 1 अप्रैल 2012 ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो लिखते जाएंगे क्या हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पेंसिल से कर सकते ना? कौन सा वाला पेंसिल से? नॉर्मल पेंसिल, नॉर्मल एग्जाम के क्वेश्चन। क्या मतलब? हाँ कर ही सकते, पेन से भी करेगा तो कोई देखता नहीं है। इतना ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि तेरा वो पेपर ले लेगा पेन से भी लिखेगा तो चलो क्या हुआ? पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो लिखते जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका हेडिंग में? असेट्स आएगा, मेन हेडिंग। पहले हम असेट्स लिखेंगे। असेट्स में सबसे पहले कौन सा असेट्स आएगा? नॉन करंट, और फिर करंट आएगा। तो चलो पहले लिख देते हैं नॉन करंट असेट्स। एक दिन ये बैठ के अच्छे से फॉर्मेट भी बाय हार्ट कर लेंगे कि इसमें क्या क्या लाइन से आता है करके। अब सबसे पहले यहाँ पे है क्या? अगर आप देखोगे नॉन करंट में एक ही चीज है, पीपी है, और सॉरी दो चीज है, पीपी और क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो पहला तो वो ऐड करके -150 करना है, वो ब्रैकेट में बता देंगे, और दूसरे में 400 + 100 करना है। तो चलो लिख देते हैं। आपका पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है मालूम है? ये अपना ये वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है जो पी ने डी में की है। हाँ वो तो रिकॉर्डेड ही नहीं थी, वो रिकॉर्ड भी करी और वो कैंसिल भी कर दी। तो यहाँ पे ये ऐड कितना होगा? तो 300 + 500 150, और यहाँ पे 400 + 100 कितना आता है? पहला 650 है, 500 है। अच्छा उसके बाद कौन से असेट्स देखेंगे आपके? करंट असेट्स। हम एक दिन वो फॉर्मेट भी अच्छे से बाय हार्ट कर लेंगे इसका, बैलेंस शीट का क्या है करके। बट करंट असेट्स में आपका सबसे पहला हमेशा क्या दिखता है? इन्वेंट्रीज दिखता है। $250 + 150 कितना आता है? 300 400 400। उसके बाद में एक चीज और देखो, मैं बताता हूं आपको, जो ध्यान से सुनना। नॉन करंट असेट्स में दो पार्ट होते हैं, एक फाइनेंशियल असेट, एक नॉन फाइनेंशियल असेट। करंट असेट्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक फाइनेंशियल असेट, नॉन फाइनेंशियल असेट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बताया था। वेयर यू हैव राइट टू रिसीव कैश और यू हैव राइट टू रिसीव इक्विटी,
ऐसा बताया था। तो यहाँ पे भी व्हेन आई से डेटर्स वगैरह, तो डेटर्स ये कौन से सेट है, फिनेंशियल, वेयर राइट टू रिसीव कैश है, इसलिए हम लोग करंट एसेट्स में एक और, ये करंट एसेट में ही हेडिंग है लेकिन कौन सा है, फिनेंशियल एसेट करके। फिर एक फॉर्मेट एक बार देख लोगे तो आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है, तो भी हेडिंग दे देना फाइनेंशियल एसेट्स करके। वैसे अगर एग्जाम में बाइफर्केशन नहीं किया तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रेफरेबल अगर करो तो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। फाइनेंशियल एसेट, तो फाइनेंशियल एसेट में सबसे पहले आपका डेटर लिखेंगे कैश, और फिर जो भी बचे हुए, तो डेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले लिख दो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड अदर इक्विवेलेंट्स आपका, इट इज कैश इक्विवेलेंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ट्रेड, पहले उन्होंने फाइनेंशियल एसेट लिखा है तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो 400 प्लस 230 कितना आ जाएगा, 630। देन ट्रेड रिसीवेबल है 450 प्लस 300 कितना आ जाएगा, 750। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश कुछ आया गया बस 200 300। कल यहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट था, वो ये वाला लेस करने का। एक चीज एनसीए में गुडविल आ सकती थी बट वो आई नहीं थी, वो रिजर्व आया तो वो उधर जा रहा है, तो वो चेक करने का एनसी कभी भी लिखते टाइम की गुडविल है या नहीं करके, खाली आपका रेफरेंस के लिए ऑलवेज। चेक फॉर गुडविल, मतलब याद रखने के लिए कि यहाँ पे लिखने के बाद एक बार चेक करने का कि कैपिटल गुडविल तो नहीं है करके। अच्छा और कुछ नहीं है, सो वी कैन टेक द टोटल, जरा टोटल करना। आता था बट वो सेट ऑफ हो जाएगा ना, वो वहां पे लिखा भी है इसीलिए हमने वो टोटल करना। जरा कितना आएगा, 3230। अच्छा बराबर है फिर। चलो सेम अभी बैलेंस शीट जैसे ये बनाया, असेट साइड अभी लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग देना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जिसमें पहले रहेगा आपका इक्विटी, इक्विटी में आपके दो रहेंगे, एक आपका जो आपका यहाँ पे अभी शेयर कैपिटल है वो वाला है, और एक दूसरा रहेगा अदर इक्विटी। पहला एक मेन इक्विटी फिर अदर इक्विटी, दैट इज, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है। अदर इक्विटी में बहुत सारी चीजें, तो आप उसका एक अलग से वर्किंग नोट बनाओ तो भी ठीक है, एडिशन डिलीशन का। इसमें ये क्या आएगा, 500 प्लस कुछ तो था शायद 14 था, 14 तो 514, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, अभी मेरे को याद तो नहीं है, 730, नहीं तो वहाँ पे वो टर्न करना पड़ेगा वो, प्लस यहाँ पे ये ओसे वगैरह उन्होंने अलग से बताया, वो एक ही स्टेटमेंट में पूरा आ जाएगा अदर इक्विटी। तो 730 प्लस 80 पहले, तो ये क्या है उसका, ये OCI प्लस 42.5 टू 74.12, 42.5 पहले इतना लिख देते हैं, 42.5 प्लस 2 क्या था, 2 27412 करो टोटल कितना आता है, 120.57।
120 पक्का? वही मेरे को भी ऐसा लग रहा है कुछ अलग है शायद। तुम देखो जरा, वो यहाँ से वहाँ पे देखते टाइम मेरे को ये नहीं होता। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो चलो मैं ही देखता हूँ अच्छे से। 730 42 2.5 274.12 2.5 274.12 हाँ। 1128.62 देन एक NCI है आपका 154.95। तो मतलब क्या समझा नहीं मैं। 80 हाँ तो सब वही ना। अच्छा तो आंसर क्या आया था तेरा? अरे हाँ हाँ ठीक। अच्छा, इक्विटी के बाद अब क्या आएगा आपका? नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी स्टार्ट होगा जिसमें पहला रहेगा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी इसमें पहला है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यहां पे भी अगर देखें हम, तो ये सारा हो गया है। लॉन्ग टर्म है, फिर एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, फिर एक डिफर्ड टैक्स करके है। लिखते हैं ये। पहला क्या रहेगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। $250 plus 200 that is 450। then long term provision जो देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, तो वो है 50 प्लस 70 प्लस एक चीज़ इसमें कर दो तो बेटर है, डिफर्ड है वो भी 2 साल का है, मतलब वो भी लॉन्ग टर्म है। जो डिफर्ड वाला है जो कितना आया था कुछ 28.93 डिफर्ड कंसिडरेशन विच इज़ ऑल्सो लॉन्ग टर्म। तो कितना बन जाता है ये? 148.93। तुम भी ऐड किया करो खुद के एंड पे। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा आपका? डिफर्ड टैक्स। ज़रा मेरे को बताओ डिफर्ड टैक्स कितना आएगा? पता चला मैं ही कर रहा हूँ अकेला यहाँ पे। फाइनल आंसर हाँ 40 प्लस 35 प्लस एक माइनस हो रहा था, वो 2 DTAs थे, तो कितना माइनस हो रहा था? 46.5 वो DTA जो था वो, so accordingly 28.5। एक बार घर पे जरूर करना, बेटर रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। करंट लाइबिलिटी वैसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, बट क्या है कि मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे अगर आएगा तो। पहला है शॉर्ट टर्म, फिर है ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर है ट्रेड पेएबल,
फिर एक चीज़ और आएगी आपकी, ब्रैकेट में अगर लिखूँ तो लॉ सूट फॉर डैमेजेस है वो, अगर आप पढ़ोगे तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपल फिर ऐड करते जाना है, सिंपल 100 प्लस 150 250, देन ट्रेड पेएबल में 250 प्लस 300 550, देन लॉ सूट कितना 5 शायद हुआ था 5, जस्ट टेक द टोटल फाइनल आंसर। ऐड आपको सारे ये करना है यहाँ पे जो दिख रहे 3230 टोटल खत्म होता है यहाँ पे क्वेश्चन। लगा फिर भी 1 आवर ने एग्जैक्ट लगा, वो 15-16 मिनट पहले के रिवीजन के, जल्दी हो गया फिर भी। चलो